चलो क्वेश्चन क्या बेटा, अब बातें नहीं, ध्यान सुनो। ओए चुप हो जाओ। ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, इतनी बात। ग्राउंड, इसके ऊपर ऐसे करके वेज है, मतलब ऐसे करके एक खूंटा सा गड़ा हुआ है, ठीक है, इतनी बात। ये है एक रॉड, ऊपर से एल लेंथ की रॉड ऐसे छोड़ दी सीधे, तो सीधे ही गिरेगी, हाँ या ना? हमने सीधे छोड़ी तो कैसे गिरेगी? सीधे गिरेगी, ठीक है। तो एल लेंथ की रॉड है और इसका सेंटर ऑफ मास कितनी स्पीड से? v नॉट स्पीड से नीचे गिर रहा है, ठीक है। मतलब पूरी रॉड सीधे सीधे नीचे गिरेगी अगर आप छोड़ दो तो, ठीक है, इतनी बात। सबसे पहले इस पॉइंट पे टकराएगा, कौन सा? इस रॉड का ये वाला कोना, ठीक है, इतनी बात। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो टक्कर का है, दैट इज व्हाट? ई। जल्दी आ जा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? ई है टक्कर का, ठीक है, इतनी बात। फाइंड velocity of center of mass of rod just after collision। पहला, ठीक है, and angular velocity of the rod just after collision। हाँ मैंने पूछा इससे, कह रहा आया था फोन, लेकिन फिर भी देखो सुबह आ गया। मैंने क्या कहा? टक्कर के तुरंत बाद रॉड के सेंटर ऑफ मास की स्पीड और रॉड की एंगुलर स्पीड, टक्कर के तुरंत बाद, ठीक है। करना चाहोगे? अब आप लोग करो। क्वेश्चन क्या बेटा? रॉड सीधे गिर रही थी, यहां पर एक वेज टाइप का है, रॉड का ये कोना वेज पे लगता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टक्कर के जस्ट बाद रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। अब आप एक काम करो, अब आप देखो, एक मिनट, टक्कर के बाद का डायग्राम बना लेते हैं। टक्कर के बाद रॉड के सेंटर ऑफ मास की स्पीड किधर मानना चाहोगे, नीचे या ऊपर? आपकी मर्जी, आप मुझे बता दो बस, कोई इशू नहीं मुझे। नीचे मानना चाहोगे, ठीक है, मान लो नीचे। कितनी हो गई स्पीड? v। और एक चीज और देखो, जब टक्कर हुई होगी उस वक्त इस रॉड पे ऊपर की तरफ क्या लगा होगा? इंपल्स लगा होगा, इंपल्स। तो इंपल्स जब ऊपर लगा होगा तो ध्यान से देखो, ये जो इंपल्स है जे, इस इंपल्स की वजह से एंगुलर, ये तो लीनियर इंपल्स हो गया, एंगुलर इंपल्स भी आएगा कि नहीं आएगा? सेंटर के अबाउट जे इंटू एल बाई टू आएगा कि नहीं आएगा? एंगुलर इंपल्स की वजह से क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी आएगी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या आ जाएगा? ऐसे करके क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। यही दो चीजें हैं या नहीं है? पक्का ठीक है? बस अब खेल जाओ। देखो
कई मेथड इस सवाल को करने के, पहले पहला मेथड फिर दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखो एक मिनट, इनिशियल लीनियर मोमेंटम वाज mv नॉट डाउनवर्ड, फाइनल लीनियर मोमेंटम इज व्हाट mv डाउनवर्ड, इंपल्स इस पे किधर j ऊपर, ठीक है इतनी बात। तो इंपल्स इज इक्वल टू व्हाट चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एक इक्वेशन ही आ गई। तो इंपल्स कितना, अब ऊपर की तरफ नेगेटिव ले लेते हैं, नीचे पॉजिटिव ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ गया, j इज माइनस j इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यस और नो। एक इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गया अपने पास, हाँ या ना। ये क्या हो रहा है, कोई मीटिंग बंद तो नहीं हुई है, चेक करो, नहीं हुई, ठीक है। अब जरा देखो दूसरा क्या है, j इंटू एल बाई टू, लड़की इधर आ जा, j इंटू एल बाई टू, हाँ या ना, विल बी व्हाट एंगुलर इंपल्स। तो क्या आ गया, j इंटू एल बाई टू, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, यस और नो। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है, I इंटू ओमेगा, इनिशियल क्या था, जीरो था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो जीरो ही था कि नहीं था इनिशियल, क्योंकि मैंने एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट लिया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अरे क्लियर है, तो कितना हो गया, m l स्क्वायर बाई 12 इंटू वट ओमेगा, ठीक है इतनी बात। आपका l से l कट गया, 2 से ये 6, तो j कम्स आउट टू बी m l ओमेगा बाय 6, ये कहानी आ गई अपने पास, कोई इशू है इसमें। अब j की ये वाली वैल्यू यहां डाल दो, डाल दें यहां पर, तो वैल्यू डाल देते हैं बेटा। तो जरा देखो क्या आ रहा अपने पास, वैल्यू डालते ही क्या आ गया, l ओमेगा बाय 6 माइनस साइन के साथ, माइनस, क्योंकि माइनस था तो माइनस आ गया, m से m कट गया, इज इक्वल टू v माइनस v नॉट, इक्वेशन 1, ये बन गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाले से आएगी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यस और नो, ठीक है। तो इसको हमने बॉडी 1 मान लिया रॉड को, और इस जो ये जो वेज सा है इसको बॉडी 2 मान लिया, क्लियर इतनी बात। बॉडी 2 की फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, इनिशियल भी क्या है 0 है। अब हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन लगाते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे। नीचे है, फिर मूव कर सकते नहीं भाई, ये फिक्स है, खूंटा गड़ा हुआ है जमीन पे, ठीक है। अब जरा देखो, अब आप एक चीज देखो, E कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज व्हाट V2 माइनस V1, हाँ या ना। तो V2 कितना है, 0 है, हाँ या ना। और V1 क्या है, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है जरा चेक करो। इस पॉइंट की अगर आप वेलोसिटी चेक करते हो तो नीचे की तरफ कितनी v है या नहीं। अरे रॉड का सेंटर v से चल रहा है तो हर पॉइंट कितने से चलेगा, v से ट्रांसलेट करेगा, और रॉड का ओमेगा से घूम रहा है सेंटर के अबाउट, तो ऊपर की तरफ कितना, ओमेगा l बाई 2। अरे यस और नो। अब इनमें से किसी एक को बड़ा कहोगे आप, हाँ या ना, किसी एक को तो बड़ा कहोगे, नीचे वाले को या ऊपर वाले को, किसको कहना चाहते हो, ऊपर वाले को, तो ठीक है। और ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेना चाहते हो, नीचे नेगेटिव लेना चाहते हो, कुछ भी मान ले, वो दूसरी क्वेश्चन। एक मिनट, ऊपर पॉजिटिव या नीचे पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ पॉजिटिव है, तो v माइनस ओमेगा l बाई 2, ये वेलोसिटी हो गई। तो v2 दैट इज 0 माइनस v1, v1 इज v माइनस ओमेगा l बाई 2, हमने नीचे की तरफ क्या ले रखा है, पॉजिटिव, अपॉन u1 माइनस u2, u1 क्या, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी बताना कितनी थी, 0 नहीं थी भाई, v नॉट थी, हाँ या ना। और इस पॉइंट की क्या थी, 0 थी, तो कितना हो गया, v नॉट, और नीचे की तरफ क्या, पॉजिटिव, तो v नॉट। तो क्या आ गया बेटा, E v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा l बाई 2 माइनस v, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है या नहीं, पहले बता दो मुझे, हाँ या ना। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड करते ही आपका v से v कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, जरा चेक करो, आपको ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा मिलते ही आप इसमें वैल्यू डाल दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। आपका यही पर्पस था कि नहीं था,
ऊपर नेगेटिव लिया है वो v प्लस ओमेगा एल बाई टू नहीं आएगा। बड़ा ढक्कन आदमी है यार। एक बात बता, अगर तू ट्रांसलेशन देख रहा है तो हर पॉइंट कितने से नीचे आ रहा है? v से। और अगर आप रोटेशन देखते हो तो ये पॉइंट कितने से ऊपर जा रहा है? ओमेगा एल बाई टू से। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी तो इन दोनों का क्या होगा? डिफरेंस होगा। और वो किधर भी आ सकता है। अगर ऊपर वाला बड़ा है तो क्या होगा? ओमेगा एल बाई टू माइनस वी। मुझे नहीं पता कौन बड़ा है यहाँ पर, v और ओमेगा एल बाई टू में कुछ नहीं पता। मैंने किसको बड़ा मान लिया? v को बड़ा मान लिया। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है भाई। अब आप एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करते बेटा v से v कट गया, क्या आ गया? e v नॉट माइनस ओमेगा एल बाई सिक्स, और v से v कट गया, और इधर क्या आ गया? इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई टू माइनस वी नॉट। यस और नो? इसको उधर भेज दें, इसको उधर ले आए। e प्लस वन इंटू वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एल वन बाई सिक्स प्लस वन बाई टू। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एलसीएम आ गया कितना आपका? सिक्स। फोर बाई सिक्स मतलब टू बाई थ्री, तो कितना आ गया ये? टू बाई थ्री। ओमेगा एल टू ओमेगा एल बाई थ्री, तो ओमेगा कम्स आउट टू बी थ्री वी नॉट वन प्लस ई अपॉन टू एल। टू एल टू एल। यस और नो? आगे कि नहीं आ गया? आ गया ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू आप यहां डाल दो, यू विल गेट व्हाट? v। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक मेथड ये था। करें भाई? कंजर्वेशन ऑफ एंगल अबाउट विच पॉइंट? वेज वाला पॉइंट। ठीक है, उससे कंजर्वेशन वाली इक्वेशन और एक किसकी की इक्वेशन? ई वाली इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखो। चलो अब देखो, मिटाऊं। अगला क्वेश्चन मेडिकल में खूब आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो हमारे पास क्या, एक इंक्लाइन है, थीटा एंगल का फिक्स्ड इंक्लाइन। ठीक है, 30 डिग्री दे रखा थीटा। हाँ क्या हो गया? 76। ये 30 डिग्री है। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, अब हमने क्या करा, एक सॉलिड स्फीयर को यहां से प्रोजेक्ट कर दिया। ये सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, इतनी बात। इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया विथ वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी? v नॉट, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब लिखो जरा, दिस स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द इंक्लाइन। This sphere rolls without slipping on the incline. Find maximum distance traveled by sphere on the incline. Maximum distance traveled by sphere on the incline. Incline मतलब कितना ऊपर तक ये चढ़ेगा मैक्सिमम। ठीक है, इतनी बात। करना चाहोगे? कर दो। सिंपल है, रोल कर रहा है, रोल करता हुआ जा रहा है, दे दिया गया आपको। तो बेटा जरा देखो, एक मिनट, चलो करो, आप लोग करो, मैं क्यों करूं? सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए? पोटेंशियल एनर्जी में। कौन सी सारी? रोटेशन प्लस काइनेटिक, सॉरी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, दोनों मिला करके। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो स्फीयर यहां पहुंच गया अपना, यहां तक पहुंच गया, कोई दिक्कत है इसमें? ये डिस्टेंस अपना क्या हो गया? एल हो गया। कितना हो गया? एल। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर का डिस्टेंस क्या? एल है। तो इसकी हाइट कितनी हो गई? जरा ध्यान से देखो, कितनी हाइट आ रही है? एल साइन 30, यानी कितना? एल बाई टू। हाँ या ना? तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितना हो रहा है? एम जी एल बाई टू। और वो कहां से आ रहा है? फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाला, क्योंकि फाइनली क्या हो गई? जीरो हो गई। हाँ या ना? तो जरा देखो कितना हो गया? एम जी एल बाई टू, ये गेन इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम
इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, यही रहा होगा कि नहीं रहा होगा। एंड व्हाट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा नॉट वी नॉट अपॉन आर, हाँ या ना, ठीक है। तो चलो देखो एम जी एल बाई टू इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ 2/5 एम इंटू वॉट वी नॉट स्क्वायर, यही आ जाएगा क्योंकि आर से आर कट जाएगा, आईसीएम का 2/5 एम आर स्क्वायर लिखोगे, आर से आर कट जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, ये 2 उड़ा दो थ्रू आउट, उड़ा दिया हमने, ठीक है, इतनी बात। एम भी उड़ा दो आप थ्रू आउट, उड़ा दिया आपने, ठीक है, इतनी बात। अब बचा क्या आपके पास, 7 वी नॉट स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू वट जी एल, हाँ या ना, कितना हो गया √5 GL/7, अरे यस और नो, निकम्मे वेलोसिटी नहीं बतानी थी, मैक्सिमम एल बताना था, सॉरी। तो ये आ गया क्या हमारा, वी नॉट तो गिवन है हमारा, क्या आ गया एल आ गया, यहां से कितना आ गया एल, 7 वी नॉट स्क्वायर बाय 5G। अरे वी नॉट दे रखा था यार, 2 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ देख तेरे पास, अब जो भी बताना था आ जाएगा। हो गया भाई, बातें नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, मिटा दें इसे, ये तो आसान था। मेडिकल में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है, इतनी बात, इतनी औकात है मेडिकल की। बातें नहीं, बातें नहीं। अगला देखो, हमारे पास क्या है, एक मतलब बॉबिन देखिए सबने, बॉबिन सिलाई मशीन में जिसमें धागा लपेटा जाता है उसको बॉबिन कहते हैं शायद, बड़े बेकार से। चलो अब, अरे जिसमें मतलब धागा नहीं लपेटाते उसी को कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, कि इनर रेडियस होता है, एक आउटर रेडियस होता है, हाँ या ना। तो उसी को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मतलब मान लो हमारे पास एक कॉटन की रील है, उसका इनर रेडियस स्मॉल आर, आउटर रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। देखो बना देते हैं, इनर रेडियस स्मॉल आर, आउटर रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, इतनी बात। अंदर वाला रेडियस छोटा आर, बाहर वाला बड़ा आर, ठीक है, इतनी बात। कॉटन रील है, मास इस रील का कैपिटल एम है, मास भी दे रखा है इस पूरी रील का, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, इस वाले एक्सिस के अबाउट कितना दे रखा है, आई दे रखा है बेटा, ICM गिवन है, ठीक है, ये चीजें गिवन है। अब इस पे धागा लपेटा हुआ था, अंदर वाले पे धागा लपेटा हुआ था, और उसने क्या कहा, धागा लपेटने के बाद धागे को हमने एक एंड को धागे के हमने ऐसे खींचा, कितने फोर्स से, F से, कांस्टेंट फोर्स से हम इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। लिखो if this cotton reel moves without slipping, if this cotton reel moves without slipping, then find friction force acting on the cotton reel। पहला कि इस कॉटन रील पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, दूसरा इन विच डायरेक्शन दिस कॉटन रील विल मूव, आगे की तरफ चलेगी या पीछे की तरफ चलेगी, कॉटन रील, ठीक है, और दूसरा इन विच डायरेक्शन दिस कॉटन रील विल मूव, राइट या लेफ्ट, ठीक है। रोलिंग हो रही है ये बोल दिया उसने,
नो स्लिपिंग बोला है ना। अब जरा देखो, एक मिनट मेरी बात ध्यान सुनो। अगर इस फोर्स, अब मुझे नहीं पता फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ठीक है, अब मैं कहीं भी मान लूंगा, हालांकि मुझे पता है सेंटर ऑफ मास ये है, उससे किधर लग रहा है नीचे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर जाना चाहेगा आगे, तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए पीछे, मान लेंगे ऐसा, ठीक है। इतनी बात, अगर गलत आना होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर हम उसे पलट लेंगे, कोई इशू नहीं। तो मैंने इस कॉटन रील पे फ्रिक्शन किधर मान लिया, पीछे मान लिया, हाँ या ना। अब इस फोर्स और इस फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन आया होगा कॉटन रील पे, वो आगे भी आ सकता है पीछे भी, आगे ही आएगा पीछे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है। इतनी बात तो मान लेते हैं किधर आ गया, आगे आ गया ए, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना, ए, और ये रोल कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0। तो अल्फा कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, तभी हो पाएगा। ए आगे आर अल्फा पीछे, तो दोनों क्या हो जाए, बराबर। तो अब रोलिंग के लिए ए मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, कैपिटल आर इंटू अल्फा। एक कंडीशन ये आ गई कि नहीं आ गई, इसके बगैर तो रोलिंग नहीं होगा, ठीक है। अब बाकी इक्वेशंस लिख लो। चलाने वाला कौन, एफ, रोकने वाला कौन, एफ इज इक्वल टू एम इंटू व्हाट, ए, इक्वेशन 1। अरे यस और नो। दूसरा जरा देखो, इस अल्फा को प्रोवाइड कौन कर रहा है, फ्रिक्शन, अपोज कौन कर रहा है, फोर्स। तो कितना हो गया, एफ इंटू कैपिटल आर माइनस एफ इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फा। देखो जरा सही लिख रहा हूं मैं कि नहीं भाई। इस फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा, एफ इंटू कैपिटल आर, और इसका कितना होगा, एफ इंटू स्मॉल आर, और ये अपोज कर रहा होगा और ये इसे घुमा रहा होगा। अरे क्लियर है। अब अल्फा की वैल्यू क्या रख दो, ए बाय आर रख दो, वहां पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं भाई। तो कितना हो गया, एफ आर माइनस एफ आर इज इक्वल टू आई सी एम ए अपॉन कैपिटल आर, यस और नो। अब आप एक काम करो, इस इक्वेशन को कैपिटल आर से डिवाइड कर दो, एफ माइनस एफ आर अपॉन आर इज इक्वल टू आई सी एम ए अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो फ्रिक्शन कट जाता है, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे निकम्मो आ जाएगा कि नहीं। तो कर दो भाई, फ्रिक्शन कट गया, एफ 1 माइनस आर अपॉन आर इज इक्वल टू अपॉन एम 1 प्लस आई सी एम, चुप, ये आया ए, आगे कि नहीं आ गया। कैलकुलेशन मेरी गलत नहीं होती, तुम्हारी गलत होती है, ठीक है। हो गया ये बेटा, मैंने कुछ नहीं करा, दोनों को ऐड करा, सॉल्व कर दिया, ए आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात, ये आ गया, ए आ गया। और एक चीज और बेटा, अब जरा देखो, मुझे पता चल रहा है राइट साइड में चल रहा है, क्यों, आर छोटा है कैपिटल आर बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी। तो 1 माइनस 1 से छोटा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, मतलब मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव सही आ रहा है, इसी डायरेक्शन में था, तो यानी किधर की तरफ चलेगा, राइट की तरफ। ये डिसाइड हो गया, तो किधर की तरफ चलने वाला है, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, इतनी बात, ये डिसाइड हो गया। अब ए की वैल्यू मैं कहीं भी डाल दूं बेटा, किस में डाल दूं, इसमें डाल दूं, आई विल गेट व्हाट, फ्रिक्शन। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, अरे यस और नो। अरे भाई आप इस ए की वैल्यू को यहां डाल देना, यू विल गेट व्हाट, फ्रिक्शन। आ जाएगा, कोई इशू है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बढ़े आगे बेटा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, मिटा दें इसे। आगे देखो, अगला क्या अपन के पास, अगेन सेम कॉटन रील वाला सवाल ले लेते हैं। ग्राउंड के ऊपर अगेन ये कॉटन रील है, ठीक है। अब क्या कहानी है, कॉटन रील में इनर रेडियस कैपिटल आर बाय 2, लिखो इनर रेडियस कैपिटल आर बाय 2। इसे स्पूल भी कहते हैं बेटा, कई बार क्या कहते हैं, स्पूल या बॉबिन, SPOOL, या बॉबिन, कुछ भी वर्ड से यूज करेगा, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। मतलब इरडो में
वो स्पूल यूज करता है, ठीक है, रेसनिक में बॉबिन यूज करता है, और हम यहाँ क्या कह रहे हैं, कॉटन रील कह रहे हैं देसी लैंग्वेज में, ठीक है। अब क्या कहानी है, लिखो। क्या कह रहा था मैं, इनर रेडियस कैपिटल आर बाई 2, आउटर रेडियस कैपिटल आर, मास एम, मास कितना एम, रेडियस ऑफ गायरेशन आर बाई रूट 2। मैंने यहाँ आईसीएम नहीं दिया, मैंने आपको सीधे सीधे क्या दे दिया, रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब मुझे आईसीएम पता है, हाँ या ना, एम के स्क्वायर, हाँ या ना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज आर बाय रूट 2, ये दे दिया आपको। अब इस पे फोर्स कैसे लग रहा है बेटा, देखो जरा, इस पे फोर्स कांस्टेंट ऐसा लग रहा है, यहां पर धागा लपेटा हुआ था और उस धागे को ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं हम। कई बार होता नहीं, हम ऐसे कुछ शैतानी सी करना चाहें, ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ। अगेन स्पूल रोल्स विदाउट स्लिपिंग, मतलब रोलिंग हो रही है, ठीक है। अगेन स्पूल रोल्स विदाउट स्लिपिंग। तो आपने क्या बताना है, ये स्पूल किधर की तरफ चलेगा, लेफ्ट या राइट। दूसरा, फ्रिक्शन कितना लगेगा और उस फ्रिक्शन का क्या डायरेक्शन, ठीक है। करना चाहोगे, चलो मैं बता देता हूं, या करोगे, करो। अब मैं करता हूं बेटा, देखो एक मिनट, सबसे पहले आप ऐसे देखो, इसकी वजह से उठना चाहेगा लेकिन उठ नहीं रहा है, रोल कर रहा है इसी के ऊपर। अब अगर रोल करना चाहेगा तो जरा देखो, इस एफ का टॉर्क कैसा आएगा, ऐसे आएगा। तो ऐसे करके क्या डेवलप हो रहा है, अल्फा हो रहा है, पहले अल्फा ही डेवलप होगा। जब ये अल्फा डेवलप होगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर जाएगा, इधर, इधर जाएगा। इधर जाएगा तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर आएगा, पीछे आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ये कहानी आ गई, यस और नो भाई, ठीक है। अब इस फ्रिक्शन की वजह से इसके ऊपर एक क्या आ जाएगा, इधर की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब जरा देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीछे की तरफ जा रहा है ए से और आगे की तरफ जा रहा है आर अल्फा, रोलिंग हो रही है, तो ए बराबर कितना, आर अल्फा, ये कहानी आ गई। कोई इशू है इसमें, ठीक है। अब इसको ए से चलाने वाला कौन है, सिर्फ फ्रिक्शन, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू वॉट ए। दूसरा, इसको अल्फा से घुमाने वाला कौन है, एफ इंटू आर बाई 2 माइनस एफ इंटू आर, यस और नो। तो कितना हो गया, एफ इंटू आर बाई 2 माइनस एफ इंटू आर इज इक्वल टू आईसीएम इंटू अल्फा। आईसीएम इज वॉट, एम के स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू वॉट, अल्फा। अरे मानते हो या नहीं मानते हो, आपका आर से आर थ्रू आउट कट गया, और आर अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो एफ बाई 2 माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए बाय 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को ऐड करते एफ फ्रिक्शन कट जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ बाई 2 इज इक्वल टू कितना, 3m a बाय 2। तो बेटा a इज इक्वल टू एफ बाई 3m, एक आंसर आ गया। a की वैल्यू यहां डाल दें तो फ्रिक्शन कितना हो गया, f बाई 3। अरे आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो। और किधर की तरफ चलेगा, लेफ्ट की तरफ। अरे किधर जाएगा ये, लेफ्ट जाएगा बॉडी, ठीक है भाई। 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर चैप्टर को रैप अप करेंगे, ठीक है, इतनी बात। ये अब आपको करना है, मैं तो कराता रहूंगा, खत्म ही नहीं होगा कभी भी। हो गया, पूरी अच्छी वर्मा कंप्लीट कर लो, और पूरी बुकलेट जो भी आपके पास है उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको फिर पीछे देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप खुद करते हो जाएगा सब। बचपन में किसी ने टायर चलाया हो, डंडी से मार मार के चलाया है, चलो ठीक है। अरे स्टील का मतलब साइकिल का रिम या क्या कहते हैं उसका टायर, डंडी से मार मार के चलाते थे, हाथ से मार के चलाते थे, ठीक है, हाँ जो भी। हम लोग तो रेस भी करते थे उसकी, तुम लोगों ने कुछ ना किया है, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या कहानी, हमारे पास एक रिंग है, ठीक है।
ये रिंग है भाई, ठीक है, ये ग्राउंड है, थोड़ा सा अलग अलग बना रहा हूं। अब क्या कहानी है हमारे पास, रिंग का मास 2 kg, रेडियस 0.5 मीटर, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, एक बालक है वो क्या कर रहा है, इस पे इस स्टिक से इस पे फोर्स लगा रहा है ऐसे, ठीक है, फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। फोर्स कितना, 2 न्यूटन का, कितने का, 2 न्यूटन का। लिखो, स्टिक अप्लाइज फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ऑन द रिंग, स्टिक अप्लाइज फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ऑन द रिंग, ठीक है, एंड रिंग रोल्स विदाउट स्लिपिंग, and ring rolls without slipping with acceleration a is equal to 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये गिवन है मुझे कि रिंग का एक्सेलरेशन कितना है, 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड रिंग इज लार्ज इनफ टू प्रोड्यूस रोलिंग, coefficient of friction between ground and ring is large enough to produce rolling, ठीक है, and coefficient of friction between stick and ring, and coefficient of friction between stick and ring is k/10। रिंग और स्टिक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, k/10 है। फाइंड k, इंटीजर टाइप, ठीक है, फाइंड k। अब जरा देखो, करना चाहोगे मैं करूं, मतलब फ्रिक्शन यहां भी है और यहां भी है, ठीक है, इतनी बात उसने बोल दिया, यहां का फ्रिक्शन सफिशिएंट इनफ है टू प्रोड्यूस व्हाट, रोलिंग, ठीक है। चलो करो अब, बच्चों बातें नहीं, मतलब एक्चुअल में तो ये खेल ऐसा है, ये डंडी ऐसे करके लेते हुए जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं, हम पहले क्या करते थे, ऐसे मारते थे ना, वो वाला खेल नहीं है, ये डंडी के साथ क्या कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स लगाते हुए दबाते हुए ले जा रहा है, तभी फ्रिक्शन हमेशा आएगा उस जगह पर, ठीक है। चलो करो जरा, और कितने फोर्स से, 2 न्यूटन से दे रखा आपको, ठीक है, जल्दी करो। 1/2, एक मिनट, पी की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए थी बेटा, तो 1/2 कैसे इंटीजर हो गया, एक मिनट में देख लेता हूं। आर्काइव से पहले इंटीजर टाइप क्वेश्चन नंबर 6, 4 आ रहा है, k की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। चलो देखते हैं, आप ऐसे देखो बेटा, इस पे फोर्स ऐसे लग गया, कितना, 2 न्यूटन लग गया कि नहीं लग गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरी चीज, हमने फोर्स, रिंग है, रिंग के टॉप पे लगाते हैं तो बॉटम पे फ्रिक्शन नहीं आता है, उससे कहां लगाया, नीचे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर जाना चाहेगा, आगे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस पे, पीछे। ये सेल्फ एडजस्टिंग होगा, उसने पहले ही बता दिया है, F1, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इस F1 की वजह से, अच्छा, इसका एक्सेलरेशन भी दे रखा है आपको आगे की तरफ, A इज इक्वल टू 0.3 दे रखा है, तो अल्फा ऐसे आना चाहिए तभी रोलिंग हो सकती है, और अल्फा कितना आएगा वो भी देख लो, अल्फा पता है हमें, ए बराबर कितना, आर अल्फा होना चाहिए, हाँ या ना, तो ए बराबर आर अल्फा होने के लिए 0.3 इज इक्वल टू आर कितना, 0.5 इंटू वट, अल्फा, तो अल्फा इज 3/5,
रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, कोई इशू नहीं। अब एक चीज और, ये पॉइंट किधर जा रहा होगा, ऊपर, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, F2, ये लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ या ना, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अच्छा नीचे क्या लगेगा, mg, लगेगा mg, और ऊपर क्या लगेगा, n, ठीक है। सारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। रॉड इस पे 2 लगा रहा है तो रॉड पे भी 2 लगेगा, ठीक है, वो बात हमने बनाई नहीं, ठीक है। अब जरा देखो, अब आप देखो इसको चलाने वाला आगे की तरफ कौन, 2, रोकने वाला कौन, F1, तो 2 माइनस F1 इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू ए, m इंटू ए कितना 0.6, तो F1 अपने आप आ गया हमारे पास, कितना आ गया 1.4 आ गया, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ या ना। अब दूसरा, अल्फा कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, F1 प्रोड्यूस कर रहा है, F2 अपोज कर रहा है, तो F1 इंटू आर माइनस F2 इंटू आर इज इक्वल टू हाउ मच, I इंटू अल्फा, है ना, रिंग था I कितना m आर स्क्वायर इंटू वॉट अल्फा, F1 पता है हमें 1.4 माइनस F2 इज इक्वल टू m, बेटा आपको पता है m कितना 2 इंटू आर कितना 0.51, अल्फा कितना 3/5, 3/5 कितना 0.6, तो F2 कितना आ गया 0.8, जरा देखो यार 0.8 आ गया कि नहीं आ गया। F2 काइनेटिक है भाई, F2 कैसा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्यों है काइनेटिक फ्रिक्शन, आप देखो, क्योंकि ये पॉइंट तो हमेशा क्या कर रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। भाई आप देखो ना, इस पॉइंट के पास 2 एक्सेलेरेशन, एक आर अल्फा ऊपर और एक ए आगे, तो आर अल्फा ऊपर है यानी कि रॉड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, रिंग का ये पॉइंट किधर जा रहा है, ऊपर, तो रिलेटिव मोशन है कि नहीं है, तो कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, म्यू कितना k/10 इंटू व्हाट n, नॉर्मल रिएक्शन कितना है 2 है, 2 से मारा था इसने धक्का, इसे कितना आ गया 2 आ गया, कि नहीं आ गया, तो बेटा जरा देखो यहां पर क्या आ गया 5 इंटू 0.8, के की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है भाई, अरे कर लोगे निकम्मो, चलो आगे बढ़ते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करता हूं, चिंता ना करो, ठीक है। लिखो जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बाद में देख लो, बस बातें नहीं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे भाई, ध्यान सुनो, एक यूनिट जैसा ही मान लो आप इसे, इसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस हम नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, गैसेस हम थर्मोडायनेमिक्स में जब केटीजी पढ़ेंगे तब ले लेंगे अलग से, ठीक है, इतनी बात। यहाँ पर मैटर में हम सिर्फ सॉलिड और लिक्विड की बात ज्यादा करेंगे, गैस की बात थोड़ी बहुत कर लेंगे, और जो बाकी बातें होंगी गैस के बारे में वो हम केटीजी में करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ठीक है, इतनी बात। अब लिखो जरा, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, में 3 ही होती हैं, ठीक है। अब कौन सी होती हैं, कौन कौन सी, 2 और बता, और प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो फिर क्यों उसके पीछे पड़ रहा है। प्लाज्मा हम 11th-12th में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, जितनी औकात हो उतने पे रहना चाहिए भी, ठीक है, जब बड़े हो जाओगे तब पढ़ लेना। अब क्या कहानी हमारे पास, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एनर्जी है ना कि मैटर है, एनसीईआरटी में लिखा होता सर, 9th 10th क्लास। हम तो मजे ले रहे होंगे, नहीं भाई एनसीईआरटी में लिखा होता। देख मेरा जो मानना है दैट इज कि वो एक एनर्जी का फॉर्म है, लेटर ऑन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैटर, ठीक है, हाँ कुछ वैसा ही होता है। बेसिकली आइंस्टीन बिल्कुल सही आदमी था, उसने कहा एनर्जी और मैटर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, E = mc² से, तो वही चीज चल रही है, उसी को हम फालतू में पेले पड़े हैं, गधे हैं हम, ठीक है। अब सुनो भाई, चलो अब पूछ लेते हैं, जब आपने पढ़ाई है तो, ठीक है। सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है,
स्टेट मतलब सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है और लिक्विड और गैस की डेफिनेशन क्या होती है। रुको, लिक्विड और गैस को हम क्या कहते हैं, सुनो एक मिनट, बातें नहीं। सॉलिड, लिक्विड, इन दोनों को मिला करके हम फ्लूइड भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात। इन दोनों को मिला लें तो क्या कहते हैं? फ्लूइड। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सॉलिड? बताओ भाई, बचपन से पढ़ते हुए हम 6, मतलब जिसका शेप चेंज नहीं हो सकता और वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट होता है। ऐसा कुछ पढ़ा हमने बचपन में ना। ठीक है, कुछ और पढ़ा हो तो मतलब, हाँ ये सारी प्रॉपर्टीज ही हैं। स्टेट ऑफ मैटर विच कैन नॉट फ्लो एट रूम टेम्परेचर, सिंपल सी बात है। ठीक है, इतनी बात। मैटर का वो स्टेट जो रूम टेम्परेचर पे फ्लो नहीं कर सकता अपने आप। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, सॉलिड, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर विच कैन नॉट फ्लो एट रूम टेम्परेचर। एक बात बताओ यार, आयरन है वो भी किसी ना किसी टेम्परेचर पे लिक्विड बनता है कि नहीं बनता है? तो आप आयरन को सॉलिड क्यों कह रहे हो? गधे हो। वो तो किस पे कह रहे हैं? रूम टेम्परेचर पे कह रहे हैं, क्योंकि उस मोमेंट पे वो फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो स्टेट ऑफ मैटर विच कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ एट रूम टेम्परेचर, बाय इटसेल्फ एट रूम टेम्परेचर। ठीक है भाई। अब इसमें 2-3 चीजें और जोड़ सकते हैं। डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, इंटर अटोमिक और इंटरमोलिकुलर force of attraction is strong, interatomic or intermolecular force of attraction is strong, interatomic or intermolecular force of attraction is very strong। ठीक है भाई, इतनी बात हो गई। ये तो हमारा क्या हो गया? सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई और बेसिक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब लिखो जरा फ्लूइड्स। फ्लूइड्स, स्टेट ऑफ मैटर which flows by itself at room temperature, which flows by itself at room temperature, state of matter which flows by itself at room temperature। ये हमारा क्या हो गया? क्या हो गया भाई? फ्लूइड हो गया। कोई इशू है इसमें? दूसरी चीज इसमें लिखो, लिक्विड में डेफिनेट, लिक्विड, लिक्विड लिखना, लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। हाँ या ना? किसका शेप ले लेता है? कंटेनर का। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है इसका? डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। इंटर अटोमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटर अटोमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक, होते हैं लेकिन क्या होते हैं? कमजोर होते हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट? सॉलिड। ठीक है, इतनी बात। अगला लिखो गैसेस। गैसेस में लिखो नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। ना डेफिनेट शेप होती है ना वॉल्यूम होता है। ठीक है भाई, वॉल्यूम भी किसका ले लेते हैं? कंटेनर का। ठीक है, और शेप भी किसकी ले लेते हैं? कंटेनर को पूरा भर देते हैं। ठीक है, इतनी बात। नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। इंटर अटोमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटर अटोमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी वेरी वीक और नेग्लिजिबल, आर वेरी वेरी वीक और नेग्लिजिबल। वेरी वेरी वीक का मतलब क्या है? कि भाई रियल गैसेस थोड़ा बहुत है और आइडियल गैस में बिल्कुल ही हम क्या मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। ठीक है, इतनी बात। तो क्योंकि फिजिक्स में हम ज्यादातर आइडियल गैस पढ़ेंगे, रियल गैस नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे लिए तो क्या होगा? जीरो ही होगा। ठीक, अब इतनी बात हो गई। अब पहले हम पढ़ेंगे किसको? सॉलिड को। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे किसमें? गैसेस में। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात। तो चलो अब, सॉरी, सॉलिड के बाद लिक्विड में आएंगे। ठीक है,
अब देखो भाई, सॉलिड्स भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन और एक अमॉर्फस, हाँ या ना? ठीक है, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देखते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, उसमें हम ये कहते हैं कि जो सॉलिड के एटम या मॉलिक्यूल हैं वो अपने फिक्स्ड लैटिस स्ट्रक्चर में क्या होता है, अरेंज होते हैं। जैसे यहाँ पर भी मैं देखूं तो 3 लोग ये बैठे हैं, फिर अगली रो में 3 बैठे हैं, फिर अगले में 3 बैठे हैं, अगर ऐसे ऐसे बिठा दूंगा, ठीक है, इतनी बात। और फिर ऐसे ऐसे मान लो 7 7 ऐसे ऐसे बिठाता जाऊं तो एक एरे सा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसके पीछे एक है, उसके पीछे एक है, ऐसे मतलब एक, और इनके ऊपर भी एक लेयर बना दी मैंने, इनके ऊपर बिठा दिया शीशा, फिर उसके ऊपर बिठा दिए, मतलब एक प्रॉपर क्रिस्टल लैटिस बन गया, ठीक है, इतनी बात। अब उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, ठीक है, इतनी बात, जिसमें अरेंजमेंट रैंडम होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, क्लोजली पैक होते हैं लेकिन एटम का अरेंजमेंट क्या हो, रैंडम। जैसे इसी क्लास में चला अभी कुर्सियां रख दो तो पीछे वाले भी आगे आ जाएंगे, कहीं भी घुस जाएंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, ठीक है, इतनी बात। तो हम क्या मान रहे हैं कि हमारे पास जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड्स में, वो अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पर फिक्स हैं, लेकिन वो फिक्स नहीं होते। आप ऐसे देखो, मेरी बात सुनो, मान लो मैं एक ऐसे ही बना रहा हूं कोई सॉलिड, सपोज मैंने ये बनाया, आपको सिर्फ इसका एक क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, एक्चुअल में क्या है, एक मान लो क्यूबॉइड है, ठीक है, मैंने क्या करा, आयरन का एक क्यूबॉइड ले लिया, ऐसा मान ले, ठीक है, ये हमारे पास क्यूबॉइड है, ठीक है। अब देखो आप, आयरन का एक एटम यहां है, एक यहां है, ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है, इतनी बात। इसके पीछे भी ऐसी, और पीछे वाले ऐसे जुड़े हैं, ये वाला एटम ये रहा, पीछे वाला ऐसे जुड़ा हुआ है, मतलब क्यूब क्यूब सा बन रहा है, पीछे के छोटा क्यूब, उसके नीचे छोटा क्यूब, आगे भी ऐसे ही, ठीक है, और ऐसे ऐसे भी, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ये हमारे एटम्स हैं, ठीक, आप ऐसे देखो, ये एटम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इंट्राटॉमिक फोर्स से, और ये एटम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इंट्राटॉमिक फोर्स से, बांध के रखता है, और स्ट्रॉन्ग इंट्राटॉमिक फोर्सेस। सेम ये इसको अट्रैक्ट करता है ऐसे, ये इसको अट्रैक्ट करता है ऐसे, सेम ये अपने आगे वाले को भी अट्रैक्ट करेगा, और इसके आगे वाला भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपने पीछे वाले को भी अट्रैक्ट करेगा, और इसका पीछे वाला इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? तो ठीक है भाई। तो अब इन सारे फोर्सेस की वजह से हर एटम जो है, मतलब इसके साथ भी यही होगा, इधर से भी अट्रैक्शन लग रहा होगा, इधर से भी लग रहा होगा, ऊपर से भी लग रहा होगा, पीछे से भी लग रहा होगा, और आगे से भी लग रहा होगा, हाँ या ना? तो इन सारे इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से हर एटम इन पोजीशंस पर क्या है, इक्विलिब्रियम में है। कैसे? इक्विलिब्रियम में, ठीक है, इतनी बात। तो ईच एटम at its respective position in crystal lattice is in equilibrium। ठीक है, लिखो नहीं, पहले समझ लो, अच्छे से जान लो भाई, फिर आपको दिक्कत होगी अदरवाइज। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है तो आपको लग रहा होगा यहां पर ये रेस्ट पे पड़े रहते होंगे, ऐसा नहीं है भाई। ये क्या करते हैं, नहीं, ये एटम इस जगह पर ऐसे ऐसे क्या करता है, ऑसिलेट करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे भी ऑसिलेट कर सकता है, ऐसे ऐसे भी ऑसिलेट कर सकता है। क्लियर इतनी बात? ठीक है, क्योंकि हम एक प्लेन में देख रहे हैं तो हम ऐसा ही मानेंगे। ठीक है, इतनी बात। तो ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है,
लेकिन एक चीज है कि अगर आप इसकी मीन पोजीशन देखोगे, आप ऐसे समझ लो कि ये बीच में क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्प्रिंग। ठीक है, और ये स्प्रिंग की क्या है? नेचुरल लेंथ है। अगर ये इधर की तरफ एटम गया तो स्प्रिंग क्या कर गई? दब गई। लेकिन उसी मोमेंट पे ये भाई भी इधर की तरफ चला जाता है, इसकी भी एक कहानी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? या उल्टा आएगा तो अलग कहानी आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात। तो अब ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, तो हर मोमेंट पे जब भी आप इसको पढ़ना चाहोगे तो आप कहोगे ये यहीं पाया गया, क्योंकि एक इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू, इसके SHM की एक इक्वेशन आएगी a साइन ओमेगा टी। a इज मैक्सिमम डिस्टेंस जो यहां से यहां जा सकता है या इधर जा सकता है। ठीक है, इतनी बात। ये क्या कर रहा है? यहां पर क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। आप ऐसे देखो, अगर आपके पास एक रस्सी से एक बॉब आपने लटकाया, ठीक है, इतनी बात, और मैंने इसको ऐसे करके छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा होता रहा है। ठीक है, आप क्या कहोगे? किसी समय पर ये कहां पर है बॉब? कहां पर कहोगे? यही कहेंगे ना, मीन पे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो वही कहानी इसके साथ भी हो रही है। और हालांकि जब हम SHM पढ़ेंगे तो अपने पता चल जाएगा मीन पे कहेंगे। अब तो ये यहां पर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, लेकिन हम कहेंगे कि ये यहीं पर है भाई, ये भाई यहां पर पाया जाएगा, ये यहां पर पाया जाएगा। अभी आप देखो, अगर ये बीच वाला ऐसे ऐसे करने लगे तो मैं क्या कहूंगा? बीच में ही तो है। ठीक है, इतनी बात। अपनी जो मीन पोजीशन है, जहां पर क्या है, इस पे फोर्स क्या लग रहा है? 0। उस पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पे जहां पर है। ठीक है, इतनी बात। अब एक चीज और, जब ये इधर जाता है, ठीक है, इतनी बात, तो इस पे इधर की तरफ अपोजिंग क्या लगता है? फोर्स। ठीक है, मतलब अगर मैं इस एटम को इधर की तरफ धक्का दूं कि जा भाई इधर चले जा, तो इस पे फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, जो इसे दोबारा से क्या करेगा? खींच के वापस लाएगा। स्प्रिंग जैसा, अगर आप स्प्रिंग को दबा दो तो स्प्रिंग क्या करती है? वापस आती है। या जब ये एटम इधर जाएगा, ठीक है, इतनी बात, तो भी स्प्रिंग का फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ। मतलब इसी पोजीशन पर वापस लाना चाहते हैं। मतलब ये इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी इस सॉलिड स्टेट की क्या होगी? मिनिमम होगी। और जिसको हम क्या अज्यूम कर लेंगे? ठीक है, मैं बहुत सारी बातें एक साथ बता रहा हूं आपको। ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना। अब खेल क्या हमारे पास कि कोई भी जो हमारे पास सॉलिड होता है, ठीक है, इतनी बात, उसके एटम्स अपने क्रिस्टल लैटिस में अपनी मेन पोजीशन पर क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। हालांकि वो उस जगह पर क्या कर रहे होते हैं? ऑसिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इतनी बात। लेकिन हम उस ऑसिलेशन को इग्नोर करते हैं। हम ये मानते हैं कि ये यहीं पाया जाएगा, यहां पाया जाएगा। हाँ, अगर हम इसको हल्का सा दबाते हैं तो किधर आना चाहेगा? वापस। हल्का सा खींचते हैं तो भी किधर आना चाहेगा? वापस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज व्हाट? इलास्टिसिटी, जिसकी वजह से वापस आना चाहता है। और एक्सटेंट जितना वो वापस आना चाहेगा, अगर पूरा वापस आ जाता है, अगर मैं इस मार्कर को ऐसे खींच दूं और छोड़ दूं और ये वापस दोबारा से अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाता है, तो मैं कहूंगा परफेक्टली क्या है? इलास्टिक मटेरियल है। और अगर मैं इसको खींच दूं और ये कतई वापस ना आए, तो मैं कहूंगा परफेक्टली क्या है? प्लास्टिक मटेरियल है। प्लास्टिक मटेरियल। अब वो इनइलास्टिक इलास्टिक में कहानी बदलेंगे। क्लियर इतनी बात? तो क्या कहानी है? अगर ये सॉलिड हमारे पास है तो इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपनी क्रिस्टल लैटिस में फिक्स पोजीशन पे रहना चाहेंगे। ठीक है, इतनी बात। हम ऑसिलेशन को भूल ही रहे हैं। अगर मैं समहाउ इसको सॉलिड के स्ट्रक्चर को बदलना चाहूंगा, दबाना चाहूं या खींचना चाहूं, तो दबाने और खींचने को अपोजिशन मिलेगा। भाई मैं इस मार्कर को अगर ऐसे खींचूं, ठीक है, आप स्प्रिंग को ही खींचते हो, आप स्प्रिंग को लो, स्प्रिंग को खींचते हो तो आपके हाथ पे क्या लगता है? अपोजिंग फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? कौन लगाता है? स्प्रिंग। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहलाता है? रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। वो आपको खींचने से क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। सेम स्प्रिंग को दबाते हो तो भी अपोजिशन मिलता है। सेम सॉलिड के साथ है भाई। ये एक्चुअल में इनको आप स्प्रिंग्स ही मान सकते हो। ठीक, इतनी बात। मैंने कुछ बताया नहीं, मैंने कहा इसको पढ़ना, मैंने कहा ऑसिलेशन से कोई मतलब नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, इनके बीच में क्या लगी? स्प्रिंग्स। और ये एटम्स अपनी अपनी जगह पर क्या है? फिक्स है। मैं ऑसिलेशन बता ही नहीं रहा हूं। ठीक है, ऑसिलेशन एक्चुअल में होता है टेम्परेचर की वजह से। किसी भी टेम्परेचर पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहे होते हैं? ऑसिलेट। आप तो केमिस्ट्री पढ़ चुके हो अब तक में, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, कि अगर कोई सॉलिड एटम या मॉलिक्यूल है, तो सॉलिड बना हुआ है कोई, तो उसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं विद सम काइनेटिक एनर्जी कॉल्ड एज थर्मल काइनेटिक एनर्जी। अरे यस और नो? ठीक है,
तो उससे मुझे मतलब नहीं, मैं तो अभी जब केटीजी में आऊंगा तब बताऊंगा ये बातें क्या हो रही हैं। अभी मैं क्या कह रहा हूं कि आप ये मान लो कि ये सब लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं और एक दूसरे के बीच में क्या लगी है, स्प्रिंग लगी है। अब अगर मैं इस वाले रो को ऐसे दबाता हूं तो स्प्रिंग्स क्या करेंगे, मुझे वापस लाना चाहेंगे, ठीक है इतनी बात। या मैं इस वाली रो को ऐसे दबाता हूं तो भी स्प्रिंग्स क्या करना चाहेंगी, वापस ले जाना चाहेंगी। या मैं इसको ऐसे खींचता हूं तो भी स्प्रिंग्स क्या करेंगी, वापस मीन पोजीशन की तरफ ले जाना चाहेंगी कि नहीं। तो अब आप क्या कह सकते हो कि भाई सॉलिड के एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमने कुछ लिखा है अभी तक, कुछ नहीं लिखा। ये भगवान, हाँ ये ऑसिलेट वगैरह करते हैं, ये सेम टाइम पे करते हैं, मतलब सारे जो सारे करते रहते हैं, ठीक है। अगर एक को पूछा तो सब एक साथ क्या कह रही है, ये ऑसिलेट हमेशा कर रहे होंगे अनलेस एंड अंटिल टेम्परेचर इज 0 केल्विन, अनलेस एंड अंटिल टेम्परेचर इज 0 केल्विन। अब तो बता दे 0 केल्विन टेम्परेचर हमें मिला है कि नहीं मिला अभी तक, तो फिर ठीक है। अब सुनो भाई, तो खेल क्या हमारे पास, लिखो जरा, लिखो इन सॉलिड्स, इन सॉलिड्स, अरे तुम दोनों नहीं लिखा भी, ये भगवान, सबने लिख लिया भाई नाम नूम, ठीक है। इन सॉलिड्स एटम्स आर arranged in their respective positions of crystal lattice, कोई रह तो नहीं गया? in the respective positions of crystal lattice in natural state atoms are in stable equilibrium, atoms are in stable equilibrium, एटम्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब नेचुरल स्टेट में हम क्या कहेंगे, किसमें, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब खेल क्या है, हम अगर इस सॉलिड के शेप को बदलना चाहें या सॉलिड पे कोई भी फोर्स लगाएं, वो फोर्स क्या कहलाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहलाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएगा, ठीक है इतनी बात। आप ऐसे देखो, मैं अपने हाथ को ऐसे दबा रहा हूं, ठीक है, तो मैंने जो फोर्स लगाया वो क्या है, डिफॉर्मिंग, लेकिन अंदर से भी फोर्स लगी रहा है, उसको मैं क्या कहूंगा, रिस्टोरिंग। और जैसे ही मैं इसको हटाता हूं, रिस्टोरिंग फोर्स ने इस शेप को क्या कर लिया, दोबारा से रीगेन बैक कर लिया, ठीक है इतनी बात। तो अब रुको, लिखो जरा, लिखो डिफॉर्मिंग फोर्स, पहला लिखो डिफॉर्मिंग फोर्स। इफ फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी मतलब हमने इस पे मान लो ऐसे करके बाहर की तरफ लगाया फोर्स, तो एक बात बताओ, ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स थे अपने नॉर्मल मीन पोजीशन से क्या करेंगे, खिसक जाएंगे, है ना। तो लिखो जरा, इफ फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी प्रोड्यूसेस, if force applied on body produces change in normal positions of atoms of body, ये हमने क्या करा, फोर्स लगाया जिससे एटम्स की नॉर्मल पोजीशंस में क्या आ गया, चेंज आ गया। क्या लिखा हमने, चेंज इन नॉर्मल पोजीशंस ऑफ एटम्स ऑफ बॉडी, ड्यू टू विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी चेंजेस। कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका लेंथ बदल सकता है, उसका शेप बदल सकता है, उसका वॉल्यूम बदल सकता है। अरे यस और नो, ठीक है इतनी बात। ड्यू टू विच क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी चेंजेस, ब्रैकेट में लिख लो, लेंथ, शेप, वॉल्यूम, कुछ भी एटसेट्रा, ठीक है इतनी बात, जो भी चेंजेस हो सकते हैं। हो गया भाई। सच फोर्स इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स, सच फोर्स इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। क्लियर इतनी बात। दूसरी चीज,
जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, मान लो मैं इसको बाहर की तरफ खींच रहा हूं, तो एक बात बताओ, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स जब बाहर की तरफ जा रहे होंगे अपनी पोजीशन से अलग, तो अंदर की तरफ इन पे क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमेशा क्या लगता है? अपोजिट टू डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर मैं इसको अंदर की तरफ दबाऊंगा तो किधर लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा। तो लिखो जरा रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स लिखो, when deforming force is applied, when deforming force is applied, intermolecular forces opposite to deforming force, opposite to deforming force come into existence। किसके अपोजिट हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स के। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस opposite to deforming forces come into existence and they oppose or try to oppose, they oppose or try to oppose, they oppose or try to oppose change in configuration of body। हाँ या ना? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है भाई, एक और चीज ध्यान रखना कि जब भी इधर की तरफ डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, मान लो इधर की तरफ लगा डिफॉर्मिंग फोर्स एफ डी, तो इधर की तरफ जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ एफ आर, ठीक है, ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है भाई। कभी भी जो हम सॉलिड का डिफॉर्मेशन या रिस्टोरेशन पढ़ते हैं तो कैसा होता है? इक्विलिब्रियम में चलता है सारा। ठीक है, इतनी बात। मतलब हम ये कह सकते हैं एफ डिफॉर्मेशन इज नियरली इक्विवेलेंट टू व्हाट? एफ रिस्टोरेशन। दोनों लगभग लगभग क्या होंगे? हमेशा बराबर फोर्स होंगे। हाँ भाई, डिफॉर्मिंग अंदर होगा तो रिस्टोरिंग बाहर हो जाएगा। यार कैसा आदमी है पारस। मैंने बताया तो कि डिफॉर्मिंग के हमेशा क्या लगता है? अपोजिट। और मैंने बताया डिफॉर्मिंग बाहर की तरफ भी खींच सकते हैं, अंदर की तरफ भी खींच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो भाई। हो गया? अब देखो यार, ये कहानी आ गई हमारे पास। अब खेल क्या है? अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दें, मतलब ज्यादा ही बड़ा लगा दें और रिस्टोर होना पाए क्या चीज, तो बॉडी की प्रॉपर्टी खराब है फिर। ठीक है, इतनी बात। बॉडी फिर वो इलास्टिक नहीं है, कुछ अलग कहानी है। एक बात बता, अगर रिजिड बॉडी है, सुनो एक मिनट, तो कितना भी डिफॉर्मिंग लगा ले, क्या कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा? रिजिड कर दूं अगर मैं एक आयरन की भाई, मैं कह रहा हूँ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या थी कि दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच के सेपरेशन को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो जो डेफिनेशन थी भाई, हालांकि कोई बॉडी रिजिड होती नहीं, या कोई बॉडी ना परफेक्टली इलास्टिक होती है ना प्लास्टिक होती है, सारी चीजें परफेक्ट नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम डेफिनेशन दे रहे हैं तो रिजिड बॉडी में तो कितना भी फोर्स लगा ले कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब लिखो जरा, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स जब लगा रहे थे उसके बाद हटा दें, रिमूव कर दें, जैसे मैंने ये दबाया और इसके बाद हटा दिया, तो बॉडी क्या कर रही है? अपनी शेप को दोबारा से क्या करना चाहती है? रीगेन करना चाहती है। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी ट्राइज टू रीगेन और रीगेन्स, दोनों चीजें भाई, पूरा रीगेन कर सकती है या कुछ रीगेन कर ले। ट्राइज टू रीगेन और रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब हो सकता 100% रीगेन कर ले, हो सकता कुछ रीगेन कर ले। ठीक है, इतनी बात। तो ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, इतनी बात, बॉडी ट्राइज टू रीगेन और रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। एक बात बताओ, अगर आपने इस स्प्रिंग को दबा करके छोड़ दिया तो उसको वापस कौन ला रहा था? रिस्टोरिंग फोर्स।
ठीक है, इतनी बात। मेरा ऐसे नीचे खींच रहा है, उसमें ऊपर की तरफ टेंशन लगता है, तो यहाँ पर डिफॉर्मिंग और रिस्टोरिंग फोर्स। जो मेरा वजन है वो डिफॉर्मिंग है और रस्सी में टेंशन क्या है, रिस्टोरिंग है। ठीक है, इतनी बात। और वहां भी कहा था मैंने, रस्सी में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, रिस्टोरिंग वर्ड यूज करा था वहां भी। अब एक चीज और देखो, मैंने क्या कहा, जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वजह से क्या करेगा, अपनी शेप को रिगेन करना चाहेगा। ठीक है, इतनी बात। ये प्रॉपर्टी जो मैटर की है इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो लिखो जरा, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच मैटर tries to regain, matter tries to regain its original configuration, matter tries to regain its original configuration after removal of deforming force, after removal of deforming force, original configuration after removal of deforming force is called as elasticity। क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी। ठीक है, इतनी बात। अब अगर हमारे पास कोई मैटर 100% अपने शेप को रिगेन कर लेता है तो दैट मैटर विड बी कॉल्ड एज व्हाट, परफेक्टली इलास्टिक। और कोई कतई रिगेन नहीं कर पाता। मैं आपको बताऊं, अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करो, आप उसको एक बार दबा दो तो वैसा ही रह जाता है, वापस नहीं आता है। ठीक है, इतनी बात। तो उसको हम क्या कहेंगे, परफेक्टली प्लास्टिक कहेंगे। तो लिखो जरा, लिखो लिखो, लिखो भाई, इफ बॉडी regains its original configuration, regains its original configuration quickly after removal of deforming force, quickly after removal of deforming force, quickly after removal of deforming force, then body is perfectly elastic। अब जो चैप्टर्स है ना 2-3, मतलब सॉलिड वाला ये ज्यादातर थ्योरेटिकल है, इसके बाद जो लिक्विड वाला आएगा वहां थोड़ा सा मजा आएगा में। ठीक है, उसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान है। ठीक है, इलास्टिक। ठीक है, दूसरा, इफ, अगला पॉइंट, इफ बॉडी डू नॉट रीगेन its original configuration after removal of deforming force, if body do not regain after removal of deforming forces, then body is perfectly plastic। अगर कतई रिगेन नहीं करता है, कुछ भी नहीं रिगेन करता है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, परफेक्टली प्लास्टिक। वैक्स हो गया, हाँ या ना, ठीक है, वैक्स हो गया, पुट्टी हो गई, ठीक है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। और परफेक्टली प्लास्टिक के एग्जांपल कौन से हो गए, हट, रबड़ कुछ नहीं है। ठीक है, लिखो जरा, क्वार्ट्ज लिखो एग्जांपल परफेक्टली इलास्टिक के। परफेक्टली इलास्टिक, रबर इलास्टिक मटेरियल नहीं है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक है, अभी पढ़ेंगे इस बात को। रबर इलास्टोमर होता है, दैट इज नॉट इलास्टिक। ठीक है, उसे इलास्टोमर कहते हैं, बताएंगे। लिखो जरा, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल के एग्जांपल, क्वार्ट्ज, फास्फोरस, ब्रोंज। क्वार्ट्ज, QUARTZ। तुमने देखा होगा जो घड़ियां होती हैं उस पे लिखा होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, है ना। एक्चुअल में इसीलिए होता है क्योंकि जो स्प्रिंग वाली घड़ियां होती हैं पहले चाबी भरी जाती है। ठीक है, चाबी भरने के बाद जितना आपने उसे ट्विस्ट करा वो सारा का सारा पूरा क्या कर लेता है, रीगेन कर लेता है वापस काइनेटिक एनर्जी में। जो आपने ट्विस्ट करके पोटेंशियल एनर्जी दी वो सारी काइनेटिक में क्या आ गई, वापस आ गई। तो क्या हो गया, 100% क्या हो गया, इलास्टिक। हालांकि 100% ये भी नहीं होता है, आप देखना
जो चाबी वाली घड़ियां होती हैं वो भी आप एक दिन बाद अगले दिन फिर चाबी भर रहे होते हो, अगर पुराने जमाने की किसी के पास घड़ी पड़ी हो घर पे। अब तो सारी वो आ गई ना, डिजिटल आ गई फालतू, ठीक है। अब स्विस वॉचेस तो अभी भी वैसे ही हैं। हाँ, अगर आप रेडो या रोलेक्स पे जाओ तो वो अभी क्वार्ट्स क्रिस्टल ही यूज कर रहे हैं, वो कतई यूज नहीं करते। लॉन्गिन्स वगैरह पे जाओ वो ये नहीं यूज करते जो एप्पल और ये आजकल MI वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई, फॉस्फोरस ब्रोंज, ठीक है, प्लास्टिक के है ना, इलास्टिक के, बेवकूफ परफेक्टली इलास्टिक के एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिए कैसी बातें कर रही है। एक मिनट, हेलो, हाँ 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 बताओ। ठीक ठीक ठीक, क्या? ठीक, चलो अब देखो भाई, वही चुप, अब लिखो परफेक्टली, क्या कहते हैं, प्लास्टिक के एग्जांपल। फॉस्फोरस ब्रोंज भाई मटेरियल होता है, अब मैं कहां से दिखाऊं तुझे, क्या चीज? फॉस्फोरस और ब्रोंज का अलॉय होता है, ब्रोंज खुद भी अलॉय है, उसमें फॉस्फोरस थोड़ा सा और डाल करके और कुछ अलॉय बनाया होगा भाई, ठीक है। अब लिखो जरा, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, इसके एग्जांपल क्या हो गया? पैराफिन वैक्स, मड, पुट्टी एटसेट्रा। अरे वैक्स, मड, पुट्टी, अरे पुट्टी जो दीवार पे करते हैं ना वो भी तो शेप ले लेती है अपना, ठीक है, एटसेट्रा। क्लियर है भाई? इतना करो, कल हम इसे मैथमेटिकल पॉइंट पे जाएंगे इसके, ठीक है।